लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि सिर्फ बायां भाग सक्रिय हो पाता है और हिंदी पढ़ने वालों का अथवा देवनागरी लिपि पढ़ने वालों के दोनों भाग सक्रिय हो जाते हैं। और यदि आप हिंदी को भी रोमन लिपि में लिखने लग गए हैं, मोबाइल की भाषा में, जिसको आप हिंग्लिश बोलते हैं, क्या हो गया? तो KYAHOGAYA, यदि ये लिखने लग गए तो तुम हाफ माइंड से भी बदतर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ना हिंदी सीखी ना उसकी लिपि सीखी। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और सुनते हैं कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी इसकी बहुत ज़्यादा दुहाई देते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम हिंदी याद तो कर रहे हैं, भले लिख रहे हैं इंग्लिश रोमन लिपि में। ये सबसे ज़्यादा गलत है। आप सोचो, सर्वप्रथम यदि भाषाविद हुआ और कोई गणितज्ञ हुआ तो वो भगवान आदिनाथ हैं, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को लिपि और अंक विद्या सिखाई थी, ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में। उन्होंने लिपि सिखाई थी। ब्राह्मी एक लिपि है। यदि तुम लिपि के साथ छेड़खानी करोगे तो तुम भाषा को भी ले डूबोगे। और हम यदि उम्मीद करते हैं कि हम क्या करें, हम तो चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, लेकिन तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक इसमें रोड़े अटकाते हैं। तो वो रोड़े नहीं अटकाते हैं, तुमको सही नसीहत देते हैं। क्यों? क्योंकि तमिल बोलने वाला मात्र एक राज्य है तमिलनाडु, मलयालम बोलने वाला मात्र एक राज्य है केरला, कन्नड़ बोलने वाला मात्र एक राज्य है कर्नाटक। यदि ये राज्य भी तुम जैसे हिंदी जैसे बेच खाए हो, वो बेच खाएंगे तो शायद ये भाषा ही लुप्त हो जाएगी। बल्कि उनका इस प्रकार से अडिग रहना बहुत आवश्यक है। तो महाराज फिर यदि वो अडिग रहेंगे, वो कट्टर हो जाएंगे, तो हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बन पाएगी? हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। जैसे जब वो कभी भारत की यात्रा पर आते हैं, उत्तर की यात्रा पर आते हैं, बुंदेलखंड की यात्रा पर आते हैं, तो कभी आपसे उम्मीद नहीं करते तुम उनसे तमिल में बात करो। वो या तो टूटी फूटी हिंदी बोल लेंगे अथवा इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन जब आप तमिलनाडु अथवा केरला जाते हैं तो उनसे उम्मीद करते हो कि तुम उनसे हिंदी में बात करें। क्यों करेंगे भाई? जैसे वो टूटे फूटे हिंदी के शब्द सीख करके वहां से यहाँ आते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, क्या कभी हम यहाँ से दक्षिण की यात्रा पर जाएं तो टूटे फूटे तमिल और मलयालम शब्द सीख करके जाते हैं? और तुम यदि टूटे फूटे मलयालम अथवा तमिल के शब्द सीख करके जाओ तो आज हिंदी पूरी दुनिया को आती है, वो आपसे हिंदी में बात करते हुए पाए जाएंगे, वो आपसे हिंदी में बात करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि तुमने जब अपनी मातृभाषा को बेच डाला और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारी मातृभाषा में बात करें, तो हम आपको तुम्हें नसीहत देना चाहते हैं कि हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और यदि इस प्रकार से तुम प्रतिदिन कम से कम भारतीय भाषाओं के 2 नए शब्द अपनी डिक्शनरी में जोड़ते चले जाओ, तो एक दिन वो संभव है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा अवश्य बनाया जा सकता है। और ये राष्ट्रभाषा किसी पर थोप करके नहीं बनाई जा सकती राष्ट्रभाषा, बल्कि उनके अंदर दिलों में जगह बना के बनाई जा सकती है। और हमें लगता है 15 राज्य भारत के ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं। क्या ये 15 राज्य एकजुट नहीं हो सकते कि तुम अपनी हिंदी में बात करना सीख पाओ? और तुम जब 15 राज्य मिलकर के हिंदी को नहीं बचा पाए और तुम तमिलनाडु से पूछो कि तुम हमारी हिंदी को बचाओ, तो वो पहले अपनी तमिल को बचा ले, तब जाके तुम्हारी हिंदी को बचाने की बात वो करेगा। तुम 15 राज्यों ने तो हिंदी को बेच खाया है। जिसने अपनी मातृभाषा को बेच दिया उसने अपनी मां को बेच दिया। जैसे बोली नहीं आने के कारण कोई व्यक्ति गूंगा माना जाता है, तो ऐसे ही राष्ट्रभाषा के बगैर भी राष्ट्र गूंगा ही माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं है। जबकि राजभाषा अधिनियम के तहत 1970 के दशक में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद भी ये भारतीयों की ही कमजोरी है कि आज तक उसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम शामिल नहीं करा पाए। अरे जिन सारे गैजेट्स को तुम अपने जेब में रखे हो, सैमसंग कंपनी के, एक कोरियन कंपनी है, सुनो, ये कोरियन कंपनी है। ये कोरियन कंपनी इजराइल जैसे छोटे से देश जिसकी आबादी मात्र 1 करोड़ के भीतर है, जिसकी आबादी आपके दिल्ली मुंबई जैसे शहर से भी छोटी है, पूरा देश है वो, उस छोटे से देश में भी जब अपने गैजेट्स बेचती है तो हिब्रू भाषा में बेचती है। ये सैमसंग की कोई मजबूरी नहीं, ये भारतीयों की कमजोरी है कि हम उससे बोलते तुम तो इंग्लिश में भेज दो, हम सब ठीक ठाक कर लेंगे।
इसलिए हम बेचते चले जा रहे हैं। और आज दुनिया के लोग यदि ये कहें कि यदि हम ग्लोबल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल सकता, ग्लोबली यदि हम ट्रेड करना चाहते हैं, ग्लोबली यदि हम जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल सकता, ये भी तुम्हारा भ्रम है। दुनिया के मात्र 4.5 देश हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, कुल 4.5 देश। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन का भी आधा पार्ट और अमेरिका का भी आधा पार्ट। पूरे ब्रिटेन में इंग्लिश नहीं बोली जाती क्योंकि ब्रिटेन के 3 पार्ट है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड में जाके तुम इंग्लिश बोल दो, 2 तमाचे दर्शित हो जाएंगे तुम्हारे मुंह पर, ए मिस्टर यहाँ स्कॉटिश बोली इंग्लिश नहीं। जिस ब्रिटेन की भाषा को अब अपने माथे पे ढो रहे हैं उस ब्रिटेन में भी इंग्लिश पूरी नहीं बोली जाती, सुन रहे हो? स्कॉटलैंड जाओगे इंग्लिश बोल दोगे। इस बीच में फॉरेनर आए हैं तो एक कोई थे थोड़े से विद्वान भारतीय रहे होंगे, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, हम आचार्य सिंह और इन फॉरेनर के बीच में थोड़ा संवाद कर लें, बीच में मीडिएटर बन जाएं। तो बन गए मीडिएटर। बनने के बाद उन्होंने इंग्लिश में बात प्रारंभ कर दी। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, वो फॉरेनर भी मुस्कुरा रहे थे। अब गुरुजी इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा, उन विद्वान शिरोमणि ने, किनसे? उन विदेशियों से, कि आप चाहें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं इंग्लिश में गुरुजी से, गुरुजी को इंग्लिश आती है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, इशारा कर दिया कि नहीं। तो उनसे पूछा, नहीं गुरुजी इंग्लिश समझते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इतने में वो जो गाइड था, वो गाइड बोलता है, भैया जी ये स्पेनिश लोग हैं, ये इंग्लिश जानते तो हैं लेकिन कभी भी अपनी मातृभाषा के ऊपर इंग्लिश को बोलते नहीं और थोपते नहीं है। सुन रहे हो? ये तो एक बात हुई। उसके बाद कुछ दिनों की बात है, हम बैठे थे उन्हीं मंदिरों के बाहर, शाम का वक्त था, भक्ति के बाद थोड़े 10-5 मिनट बैठ जाते थे तो कई लोग आते। उस समय कुछ एक डेपुटेशन आए, और डेपुटेशन आया, एक ब्रिटेन का आया, उसके साथ इंग्लिश वाला गाइड था, और एक फ्रांस का था जिसमें फ्रेंच वाला गाइड था। इतने में क्या होता है कि वो दोनों डेपुटेशन जो थे दर्शन करके और आगे बढ़ते जा रहे थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए, मंदिरों को देखने के लिए। दर्शन कहाँ करेंगे, वो तो जा रहे थे। इतने में क्या होता है, अचानक वो फ्रेंच के जितने भी जो लोग थे देख के भागने लगे। तो हमने कहा क्या हो गया, लोग भाग रहे हैं यहाँ पर? बोले महाराज ये फ्रेंच लोग हैं, ये अभी बाजू से जो ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल निकला हुआ है, इनको इनकी इंग्लिश की बात जो जोर से कर रहे हैं, फ्रांस के रहवासियों को अपनी फ्रेंच भाषा के प्रति इतना बहुमान है कि वो इंग्लिश बोलते तो है ही नहीं, यदि कानों में पड़ जाए तो कान बंद करके भाग जाते हैं, सुनते भी नहीं हैं। सुन रहे हो? अब इन देशों में भी इंग्लिश के बगैर काम चल सकता है और ये डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, तो भारत की ऐसी कौन सी मुसीबत है कि वो इंग्लिश के बगैर अपने आप को विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे? आपको लगता है कि उन देशों में, जिन देशों में विकसित अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके साथ इंग्लिश के माध्यम से ही की होगी? तो आप पुस्तक पढ़िए इस अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल करके। संक्रांत सानू इसके एक लेखक हैं, स्वयं IITian हैं, और IITian होने के बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और टेक्सास में रहते हैं, और उन्होंने कई अपने पेटेंट भी करा रखे हैं। उन्होंने लिखी कि अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। उस पुस्तक में एक पेज पर लिखा होगा, ऐसे 20 देशों की उन्होंने सूची तैयार की है जो अभी विकासशील हैं अथवा अविकसित हैं, और 20 ऐसे देशों की सूची दी है जो सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। और उसमें पाया कि जो देश विकसित हो गए हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही KG 1 से लेकर के और राष्ट्रपति तक के सारे कार्य अपनी मातृभाषा में करना जाना है, इसलिए वो विकसित हो पाए। और उन 20 देशों की सूची तैयार की जो अविकसित हैं अथवा विकासशील हैं, तो बताया कि मात्र इन देशों ने अपनी भाषा से छेड़खानी की, अपनी भाषा से भेदभाव किया है, इसलिए आज तक अविकसित बने हुए हैं। उसमें एक भारत भी शामिल था। सुन रहे हो? यदि तुम चाहते हो कि तुम विकसित हो पाओ, डेवलप्ड हो पाओ, तो सबसे पहले अरे चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक की भाषा जब एक होगी तब तो सबके भाव एक हो पाएंगे, और जब सबके भाव एक हो पाएंगे तब तो जाके भारत पूरा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन पाएगा। यहाँ पर चपरासी कुछ अलग बोलता है,
मैनेजर अलग बोलता है, रिसेप्शनिस्ट अलग बोलता है और राष्ट्रपति कुछ अलग बोलता है, तब तो जाके लाखों केस आज न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। सुन रहे हो? जब ये भूत अमेरिका की तर्ज पर जापान पहुंच गया, ये भूत कौन सा कि इंग्लिश में यदि बात नहीं करोगे, इंग्लिश नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को, तो फिर क्या होगा? बच्चे ग्लोबली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वैश्विक व्यापार नहीं कर पाएंगे, दुनिया में जाके जॉब नहीं कर पाएंगे। हालांकि बात अलग है कि अब तो ट्रम्प सबको भगाने लग गया है हथकड़ी डाल करके। सुन रहे हो? ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही अब तुम्हारे जहाँ के जो बरखुरदार हैं अमेरिका जाकर के भी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगवा के वापस लौट रहे हैं। यही तुम्हारी इंग्लिश के प्रति अतिभक्ति का परिणाम है कि जिस इंग्लिश भाषा को तुमने जितनी भक्ति की है वो कभी अपने हाथों में पूजन के कलश तो नहीं उठा पाए, बदले में हथकड़ियाँ डलवा के लौट करके वापस आ गए। ये इंग्लिश के प्रति अतिभक्ति का परिणाम है। तो जब ये बुखार जापान पहुंचा कि जापानी बच्चे भी कहने लगे कि नहीं, जापान में भी सारी शिक्षा इंग्लिश में होनी चाहिए, कुछ तो विद्यालय ऐसे तैयार हों जो जापानी के अलावा इंग्लिश मीडियम के हों। अब जिन बच्चों को हम इंग्लिश में पढ़ा करके पहले तो उनको इंग्लिश सीखने के लिए बोझ डालते हैं और फिर इंग्लिश में उन भावों को सीखने के लिए बोझ डालते हैं, डबल जब उनसे हम अपेक्षा करते हैं तो बच्चे बड़े होने के बाद हाफ माइंड तो हो ही जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो जब ये बुखार जापान पहुंचा, वहाँ पर बच्चों ने मांग की कि नहीं, हमें यदि वर्ल्ड वाइड MNCs में यदि जॉब करनी है तो फिर हमें इंग्लिश सीखनी आवश्यक है। तो रिसर्च हुआ, क्योंकि जापानी लोग कभी रिसर्च के बगैर कोई काम नहीं करते। वहाँ रिसर्च हुआ कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इंग्लिश सीखनी आवश्यक है, लेकिन कैसे सीखी जाए? रिसर्च हुआ तो पाया गया कि एक जापानी विद्यार्थी नर्सरी से लेकर के वो 12वीं कक्षा तक पहुंचने में जितनी इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में इंग्लिश सीख पाता है उतना 12वीं के बाद वो 3 महीने में सीख जाता है। अब 12वीं तक तो किसी को जॉब करनी नहीं है, ना कोई व्यापार करना है, तो जो काम 3 महीने में हो सकता है उसके लिए हम 12-15 साल खर्च क्यों करें? सुन रहे हो? तो सिरे से खारिज कर दी इस मांग को कि कोई आवश्यकता नहीं है कि विद्यालयीन पाठ्यक्रम के तहत किसी इंग्लिश भाषा को सिखाया जाए। ये वाली बात हम उनको 3 महीने में सिखा देंगे 12वीं के बाद। और जिस समय उनको भावों को पकड़ने की उम्र है उस समय उनको हम भाषा में उलझा देते हैं और जब तक वो भाषा सीख पाते हैं तब तक उनके भाव छूट जाते हैं। फिर ये होता है कि ना उनके भाव रह जाते हैं ना उनके पास भाषा रह पाती है। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शोध है, लेकिन ये तुम शोध होने के बावजूद ही उसी भीड़ चाल से चलोगे। क्या करें महाराज, आसपास सारे अच्छे स्कूल तो इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, वही ढाक के 3 पात करोगे, कितने समझा दो। देखो सुनो, सारे अच्छे विद्यालय इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो हम मान लिया, क्योंकि अच्छे विद्यालय आप सब उन्हीं को मानते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल हो, हॉर्स राइडिंग कोर्स हो, गोल्फ कोर्स हो और अदर एक्टिविटीज़ के सोर्स हों, और अंत में जाकर के त्योहारों के रूप में कोई और मनाने की बात नहीं, वैलेंटाइन जैसे डे ही त्यौहार के रूप में जाने जाते हों। सुन रहे हो? निकल गया 14 फरवरी को। 14 फरवरी को तुम्हारे यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं था, रथ यात्रा का दिवस था, लेकिन उस दिन हम बोलने वाले थे, लेकिन चूंकि जनता उस दिन थोड़ी सी यहाँ वहाँ थी तो हम बोले नहीं। आज हम उस आगे बात तो बोल देते हैं। ये वैलेंटाइन डे के रूप में जो मनाते हो तुम एक पर्व, क्योंकि नए नए पर्व तुम्हारे दिमाग में घुसते चले जा रहे हैं, और पहले तो एक दिन का होता था, पूरा सप्ताह बनता है, चॉकलेट डे और बिस्किट डे और टॉफी डे। हाँ, ये जो डे बनने लग गए हैं, ये वैलेंटाइन डे आया कैसे? और इसका आज जो फूहड़ता के रूप में जिक्र किया जाने लगा है, ये वैलेंटाइन डे फूहड़ थे ही नहीं। एक सेंट थे, एक संत थे, और वो भारत में आए थे। सेंट वैलेंटाइन भारत आए थे, और जब यहाँ की गृहस्थ जीवन की व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए कि कैसी इनकी मजबूत सामाजिक व्यवस्था है, और जब उन्होंने यहाँ का अध्ययन किया कि ये मजबूत सामाजिक व्यवस्था के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ की वैवाहिक व्यवस्था है कि एक दूसरे को विवाह के बाद स्वीकार जो करते हैं, पूरे जीवन भर साथ निभाते हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर के रहते हैं, ये परंपरा तो मुझे अपने देश ले जानी चाहिए। और जब इस स्वस्थ परंपरा को भारत से सीख करके जब अपने देश ले गए, तो धीरे धीरे इस परंपरा से वहाँ के निवासी इतने प्रभावित हुए,
इतने प्रभावित हुए कि उस देश के राजा को यह शंका हो गई कि जितने फॉलोअर मेरे नहीं हैं उससे ज़्यादा सेंट वैलेंटाइन के हो गए हैं। सुन रहे हो? इस वैवाहिक व्यवस्था को, विवाह संस्कार को जो भारत से सीख करके वो गए और अपने देशवासियों में जब इस सीख को दिया तो सब प्रभावित होने लग गए। वो भी एक दूसरे के प्रति विवाह के साथ ही साथ रहते हुए पूरक बनने लगे और सामाजिकता का बहुत उत्कर्ष सामने आने लग गया। तो उस देश के राजा को संत वैलेंटाइन से ईर्ष्या हो गई कि मुझसे भी ज़्यादा अनुयायी तो सेंट वैलेंटाइन के हो गए। तो फिर 14 फरवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। तो उस दिन जब फांसी दी गई तो जिन लोगों ने इनसे अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके अपने वैवाहिक और सामाजिक बंधन को मजबूत बनाया था, उन लोगों ने इस दिवस को प्रेम दिवस के रूप में मनाया, पवित्र दिवस के रूप में मनाया। लेकिन भारत से इस धरोहर को लेकर अपने देश गए और वहां से उल्टी हवा चली तो यहाँ के लोग उसको फूहड़ता के रूप में मनाने लग गए। कितनी दुर्बुद्धि है, कितनी अपने आप में पतन की पराकाष्ठा है कि यहाँ से तो वो स्वस्थ परंपरा लेके गए और वहां से हम दूषित परंपरा लेकर के आ गए, उनके नाम पर लेकर आ गए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नाम का दुनिया इतना दुरुपयोग करेगी। और अब इसमें तो बड़े बड़े लोग भी शामिल हो गए, बच्चों के साथ साथ कपल्स भी शामिल हो गए, कपल्स के साथ साथ बुढ़े लोग भी शामिल हो गए और पूरे पूरे सप्ताह को फूहड़ता के रूप में मनाते हैं और वैलेंटाइन को बदनाम करते हैं। वैलेंटाइन को बदनाम नहीं करो, तुम अपने टाइम को बदनाम करो। जिस टाइम में तुम जो शिक्षा ले रहे हो वो शिक्षा ही ऐसी है, जो हाफ माइंड होगा ना तो उल्टे काम करेगा। हाँ, अवधि ज्ञान तो नरकों में भी होता है, लेकिन विभंगावधि होता है, उल्टे उल्टा सोचता है। देवों के पास भी अवधि ज्ञान है, नरकों में भी अवधि ज्ञान है, लेकिन नरकों में विभंगावधि ज़्यादा है। और विभंगावधि का वो जो माँ आंखों में काजल लगाती थी तेरे लिए आंखों में किसी प्रकार से पीड़ा ना हो जाए, तो जब वहाँ माँ और बेटे के जीव दोनों एक साथ पहुँच जाते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे ये मेरे लिए आंखों में कीला घोंपती थी, आंख में मेरी आंख फोड़ना चाहती, ठीक है आ गई है अब, चल ठीक है हम ठोकते हैं। ऐसा उल्टा सोचता है बेटा वहाँ पर। क्यों? वहाँ पर ही विभंगावधि है और यहाँ पर भी उल्टी सोचता है तुम्हारा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी वो हाफ माइंड है। सुन रहे हो? क्या करें महाराज, सुन तो रहे हैं लेकिन हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जिन शासन के जो सूत्र हैं तुम उससे बाहर निकलने तैयार हो, लेकिन इन फूहड़ता के सूत्रों से तुम बाहर निकल नहीं सकते, ताकि तुम्हारे लिए बैकबर्ड कोई ना कहने लग जाए, दकियानुसी ना कहने लग जाए। ये लगता है कि इस हाफ माइंड का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा भार हो गया है कि कभी भी पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का तुम आभार मानने लायक नहीं बन सकते हो। सोचो, वो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने जिस वक्त सोचा कि हम अब इस मातृभाषा के बारे में अपना जीवन जिए, अंग्रेजी हटाओ ये वाली बात कही और मातृभाषा लाओ ये बात कही, उसी वर्ष यूपीएससी के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। राजनीतिक भाषण को देते वक्त यदि उनकी सांसें थम जाएं या गला रुंध जाए तब तो बात समझ में आती है कि कोई भाषण देने वाला कई बार लोग इमोशनली करता है, लेकिन जब अपनों के बीच में ही बात हो और तब उस समय उनकी यदि गला रुंध जाए तो लगता है वो दूसरों को प्रभावित करना नहीं चाहता। वो तो गुरुदेव से इतना प्रभावित था कि उनको याद करते ही मुख से शब्द निकलना बंद हो गए। अहिंसा परमो धर्म की